नमस्कार। 11th अकाउंटेंसी की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। आपके इस बुक का अच्छा टॉपिक है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखते हैं तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा नंबर के प्रश्न इस टॉपिक में से आते हैं। तो हमारा चैप्टर है डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास, चैप्टर नंबर 7। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन क्या होता है, हिंदी में कहते हैं मूल्यह्रास। देखिए, मूल्यह्रास की एक डेफिनेशन या परिभाषा या अर्थ जानने की कोशिश करेंगे कि जब किसी स्थायी संपत्ति के निरंतर प्रयोग करने से उसके मूल्य में आने वाली कमी को मूल्यह्रास कहते हैं। सबसे पहला शब्द आता है स्थायी संपत्ति। देखिए, संपत्तियां हमारे पास में अलग अलग प्रकार की होती हैं और हम जो डेप्रिसिएशन लगाते हैं वो किसी स्थायी संपत्ति पर लगता है। स्थायी का मीन्स होता है जो एक स्थान पे फिक्स है, जो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करी है, वो असेस्ट होती है हमारे पास में फिक्स असेस्ट। और उस फिक्स असेस्ट पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा, मतलब उस फिक्स असेस्ट को हम जितना यूज करेंगे उसकी वैल्यू डाउन होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम जानते हैं कि मान लीजिए आपने एक मशीन खरीदी है या एक कार खरीदी 7 लाख रुपए में, ठीक है। अब आपने इस कार को एक साल यूज किया, दूसरे साल यूज करोगे, तीसरे साल यूज करोगे, एटलीस्ट आपके पर ईयर उस वैल्यू में कुछ कमी आएगी। आपका जो कार है या आपने जो असिस्ट खरीदी है उस असिस्ट की वैल्यू डाउन होगी। मान लीजिए आपने ये कार 7 लाख में खरीदी थी, आप उसकी नेक्स्ट ईयर जब वैल्यूएशन करोगे ये वैल्यू 7 लाख न रहकर उससे कम हो जाएगी, और यही कमी जो होती है उसी को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आप अपनी सारी स्थायी संपत्तियों पे लगाते हो, केवल एक ऐसी असेस्ट है जिसको छोड़कर बाकी सारी असेस्ट पे लगता है। भूमि के अलावा बाकी कोई ऐसी असेस्ट नहीं है जिस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। तो जनरली डेप्रिसिएशन का मीन्स हम ये जानते हैं कि आपके पास जितनी असेस्ट लगी हुई है वो असेस्ट जैसे जैसे आप उसमें यूज करोगे उनका वैल्यू डाउन होता नजर आएगा। आपने जिस समय उनको खरीदा था उसका वैल्यू ज्यादा थी, अगले साल उसमें कम हो जाएगी क्योंकि उनके अंदर से कुछ घिसावट आती है। बहुत सारे ऐसे कारण है जिससे हम ये कहते हैं कि अपनी वैल्यू डाउन हो जाती है। तो हमारे मूल्यह्रास लगने के कारण कौन कौन से होते हैं, तो हमने कुछ इन पॉइंटों को बोर्ड पे लिखा है और उसको थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है संपत्ति का निरंतर उपयोग। कोई भी असेस्ट हो, आप जिस दिन उसे खरीदते हो बिल्कुल नई नजर आती है, लेकिन जैसे ही आप उसका यूज करते हो, जैसे जैसे यूज करते हो उसमें घिसावट आती है, उसके पार्ट्स घिस जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, उसके कारण उसकी वैल्यू डाउन मानी जाती है। उसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन का पहला रीजन, जो मेन फोकस या मेन रीजन हम कहते हैं कि कंटिन्यू यूजेज ऑफ दिस असिस्ट। किसी भी असिस्ट को आप कंटिन्यू यूज करोगे तो उसकी वैल्यू में डाउन हो जाएगा, वैल्यू डाउन हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट आता है पूर्व निर्धारित समय व्यतीत होने पर। देखिए, कई सारी ऐसे असिस्ट है जो टाइम पर डिपेंड करती है। जैसे मान लीजिएगा आपने एक भूमि किराए पे ले रखी है, कोई भूमि है वो आपने किराए पे ले रखी है 10 साल के लिए, तो 10 साल तक आपका उस भूमि पर अधिकार है। जैसे जैसे टाइम कम हो रहा है आपका अधिकार कम होता नजर आएगा। मीन्स आपने 2 साल इसको यूज कर लिया तो 2 साल आपके पास अब 8 साल ही बचे हैं। तो कई ऐसी असिस्ट है जिसपे टाइम पीरियड फिक्स होता है और वो जैसे जैसे टाइम पूरा होता है आपकी उस संपत्ति का डेप्रिसिएशन उस टाइम के बेस पे माना जाता है। क्षयीकरण। देखिए, क्षयीकरण का मीन्स हम ये जानते हैं कि कई सारी ऐसी असिस्ट है जिनका निरंतर यूज करने के बाद एक समय पश्चात वो समाप्त हो जाती है। जैसे आपके पास तेल के कुएं हैं, खान है, पेड़ पौधे हैं, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप कंटिन्यू यूज कर रहे हो। यदि आप उसको रेगुलर यूज किए जा रहे हो तो एक टाइम बाद आपकी वो असेस्ट समाप्त हो जाएगी, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, बचेगी नहीं। तो ऐसी भी कई सारी असिस्ट है जिसको कंटिन्यू यूज करने के बाद उनका एंड जीरो लेवल पे आके खड़ा हो जाता है। तो क्षयीकरण मतलब कंटिन्यू यूज करने से भी आपका डेप्रिसिएशन मानते हैं। संपत्ति की समाप्ति। देखिए, कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि आपकी असिस्ट ही समाप्त हो जाए, जो संपत्ति है वो समाप्त हो जाएगी, तो समाप्त होने पर भी उसे एक डेप्रिसिएशन का पार्ट माना जाता है। बाजार मूल्य में कमी। देखिए,
आपने जो संपत्ति खरीदी है, आपने मान लीजिए कार खरीदी 7 लाख रुपए में, आज की स्थिति में वही कार यदि मार्केट में 3 लाख में मिल रही है, 4 लाख में मिल रही है, तो आपकी संपत्ति की वैल्यू डाउन हो गई, और वैल्यू डाउन होना ही एक प्रकार से डेप्रिसिएशन है हमारे लिए। अप्रचलन काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। अप्रचलन क्या होता है, किसे कहते हैं, इसके लिए प्रश्न भी पूछा जाता है। अप्रचलन का मतलब होता है नई तकनीक के कारण किसी संपत्ति का, मतलब हम ये कहते हैं कि बाजार में यदि कोई नई तकनीक आ जाती है जिससे हमारे पास पुरानी संपत्ति कार्य नहीं करती है, हम ये कह सकते हैं कि कोई नई टेक्नोलॉजी आने से जो हमारे पास संपत्ति लगी हुई है, जो हमने यूज कर रहे थे, वो वैल्यू लेस हो जाए या वो वर्क लेस हो जाती है, काम करने लायक नहीं रहती है, उसे हम अप्रचलन कहेंगे। तो अप्रचलन का सामान्य अर्थ ये जानते हैं कि नई तकनीक के कारण यदि किसी संपत्ति को यदि हम काम से हटा देते हैं, जैसे आपके पास पहले कोई असिस्ट लगी हुई थी, कोई मशीन लगी हुई थी, और न्यू टेक्नोलॉजी आने के कारण, नई तकनीक आने के कारण हम उस संपत्ति को हटा के दूसरी संपत्ति लेते हैं। जैसे आप मान लीजिए पहले आपके पास कीपैड फोन था, चल रहा था, अच्छा खासा काम हो ही रहा था, लेकिन जैसे ही टच स्क्रीन आ गया हमने कीपैड छोड़ दिया। तो बस बात यही आ रही थी कि काम तो उससे हम ले ही रहे थे, काम चल ही रहा था, लेकिन नई टेक्नोलॉजी आने के कारण उसको जब हमने काम से हटा दिया है तो उसी को हम कहते हैं अप्रचलन। लास्ट आता है प्राकृतिक प्रभाव, नेचुरल इफेक्ट जिसको कहेंगे। नेचुरल इफेक्ट का मीन्स हम ये जानते हैं कि प्रकृति की कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो भी हमारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है, जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, आग लग गई, इनके कारण भी यदि कोई संपत्ति प्रभावित हुई है या नुकसान हुआ है तो उसे भी हम डेप्रिसिएशन का पार्ट्स मानते हैं। तो ये थे कुछ मूल्यह्रास लगने के कारण, इनके कारण आपका डेप्रिसिएशन लगता है। अब हम ये जानते हैं कि डेप्रिसिएशन लगाना क्यों आवश्यक है, क्या आवश्यकता है डेप्रिसिएशन की, जो एक लेखांकन करना, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करना, डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट करना क्यों जरूरी है, क्यों डेप्रिसिएशन की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे लिए लाभ हानि की सही गणना करना। देखिए डेप्रिसिएशन एक ऐसा खर्च है, एक ऐसा लॉस है जो हम जनरली देख नहीं पाते हैं। जैसे मान लीजिएगा आपने बीमा कराया, तो बीमा कराने के लिए तो आपको इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है, कैश आप जा रही है, आपके पास में पता है कि हमने ये खर्चा किया है, लेकिन डेप्रिसिएशन एक हिडन एक्सपेंसेस मानते हैं, हम उसे देख नहीं सकते ऐसा कि जनरली हमारे पास में ये खर्चा हो रहा है, वो हमें जनरली फील करना पड़ता है। आपने आज असिस्ट खरीद ली, असिस्ट हर रोज हम वैल्यूएशन नहीं करते हैं, ये भी जनरली हमारी पॉइंट। आप लोगों ने भी बहुत सारी ऐसी संपत्तियां खरीद रखी होगी जो जब खरीदी थी तब आपने उसका वैल्यूएशन देखा था, वापस सेकंड टाइम जब बेचते हैं तभी उसके ऊपर दिमाग लगाते हैं। जनरली हम हर रोज उसका वैल्यूएशन नहीं करते हैं। तो कहने का मेरा मीन्स ये है कि डेप्रिसिएशन लगाना क्यों आवश्यक है। पहला पॉइंट है सही लाभ हानि की गणना करना। देखिए आपने एक असिस्ट खरीदी 4 लाख रुपए में, अब असिस्ट पूरे साल चल रही है, नेक्स्ट ईयर ऐसा का ऐसा उसका बैलेंस फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि ना तो आप एडिशनल परचेज कर रहे हो, नहीं उसमें से बेच रहे हो। तो ऐसी कंडीशन में यदि आपने डेप्रिसिएशन की वैल्यूएशन नहीं किया है तो आपको रियल प्रॉफिट एंड लॉस नहीं मिल पाएगा। सही ढंग से आपका प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ उसकी गणना करना हमारे लिए थोड़ा सा आसान नहीं हो पाता है, इसीलिए हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा। डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन होने के बाद हमें ये पता चलता है कि हमारी वास्तविक लाभ कितना हो रहा है, वास्तविक हानि कितनी हो रही है। सही आर्थिक स्थिति का पता लगाना, कहने का मीन्स ये है कि आपने जो असिस्ट बैलेंस शीट में दिखाई है, जो आपकी बैलेंस शीट में मान लीजिए 4 लाख 5 लाख की असिस्ट दिख रही है, वो वास्तव में सही नहीं है, क्योंकि वो तो 1 साल पहले खरीदी थी। आज उसकी वैल्यूएशन क्या है, यदि हम देखते हैं कि हमने 1 साल उसको यूज किया, 1 साल यूज करने के बाद उसकी वैल्यू डाउन हुई होगी, तो एक्चुअली उसकी वैल्यू डाउन होने के बाद आज आपके पास कितनी रियल असिस्ट है वही आपको बैलेंस शीट में दिखानी होगी, जिससे आपको अपनी रियल फाइनेंशियली पोजीशन पता चलेगा। सही उत्पादन लागत ज्ञात करना। देखिए प्रोडक्शन कॉस्ट, आप जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन करने के लिए एक मशीनरी यूज होती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम समझते हैं कि मान लीजिए आप किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या चीजें होती है हमारे पास में। सबसे पहला आता है मटेरियल। हमारे पास प्रोडक्शन के लिए होता है मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। देखिए आप कहोगे सर ये क्या होता है, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मटेरियल का मीन्स कच्चा माल। आप सपोज करो ये बोतल बना रहे हो,
मान लीजिए आपके पास बोतल बनाने की कंपनी है, आप ये बोतल बना रहे हो, ठीक है। बोतल बनाने के लिए सबसे पहले आपको मटेरियल चाहिए, मीन्स ऐसा प्लास्टिक चाहिए जिसकी वजह से आप इस बोतल को बना सकोगे। तो पहला काम तो हमारे पास में मटेरियल करेगा। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास में लेबर, क्योंकि ये आपके पास में मटेरियल पड़ा है लेकिन इसको बनाने के लिए लेबर भी तो चाहिए। लेबर वर्क करेगा तभी जाके प्रोडक्शन तैयार होता है। और ओवरहेड, ओवरहेड का मीन्स होता है एडिशनल एक्सपेंसेस जिस पे लगते हैं, वो सारे ही खर्चे जो किसी वस्तु को बनाने के लिए लगाए जाते हैं। तो हम इस ओवरहेड के अंदर एक चीज और इंक्लूड करेंगे, डेप्रिसिएशन, क्योंकि आखिरकार हम जो वस्तु तैयार कर रहे हैं वो किसी न किसी मशीन से बनाएंगे, किसी न किसी स्ट्रक्चर को लेकर तैयार करेंगे, तो उनका भी तो घिसावट आती है। आप जैसे मान लीजिए आपने कपड़े बनाने की आपकी कंपनी है, मतलब आप शर्ट तैयार कर रहे हो, तो सबसे पहले आपने शर्ट के लिए कपड़ा लिया, उसका पैसा दिया। उसके बाद उसके ऊपर जो एडिशनल चीज लग रही है, जैसे धागा है या उसके अंदर बटन लगा रहे हो या जो जो भी चीज आप लगानी है वो खरीदी आपने। उसके बाद आपका लेबर काम कर रहा है, तो इतना ही सफिशिएंट नहीं है ना, उसके अलावा उस पर मशीन जो लगी है, मशीन की भी तो घिसावट आई है, उसे भी हमको जोड़ना होगा, जिसके कारण हमारे पास एक एक्चुअल कॉस्ट प्राप्त होगी और उस एक्चुअल कॉस्ट के बेस पर हम उसकी प्राइस डिसाइड कर सकेंगे। नेक्स्ट आता है संपत्तियों की पुनर्स्थापना करना। जो भी असेस्ट आपने लगाई है, देखिए किसी भी असेस्ट की एक निश्चित समयावधि होती है। हम एक देखते हैं कि एक व्यक्ति की एस्टिमेटेड एज हमने 100 वर्ष मानी है। जनरली आप लोगों ने भी सुना होगा कि व्यक्ति 100 वर्ष तक जिंदा रह सकता है। आज तो 50-60 भी नहीं रह पाता, बड़ी मुश्किल से है, लेकिन जनरली हम कहते हैं 100 साल तक एक व्यक्ति की उम्र होती है। तो जब एक व्यक्ति की उम्र है तो मशीन की भी तो उम्र होती है, किसी भी संपत्ति की एक उम्र होती है, एक टाइम पीरियड जनरली हम जानते हैं कि ये 10 साल, 5 साल, 20 साल तक काम कर सकती है। तो कोई भी संपत्ति आपने जब लगाई है तो उसकी एक निश्चित अवधि के बाद वो काम करने लायक नहीं बचेगी। जब वो संपत्ति आपके काम करने लायक नहीं है तब आपको उसके स्थान पे दूसरी लानी पड़ेगी। तो दूसरी लानी है, उसके लिए हमको पहले से प्री प्लान करना होता है। हमें पहले से ये सोच के रखना होगा कि आज हमने ये जो संपत्ति लगाई है, मान लीजिए आप एक कंपनी स्थापित कर रहे हो, एक फैक्ट्री लगा रहे हो, फैक्ट्री में एक मशीन आपने लगाया 30 लाख लगा के। अब आपका ये एस्टिमेट था कि ये मशीन है वो हमारे पास कम से कम 10 साल तक चलेगी। अब 10 साल बाद आपको पता है कि हमें 30 लाख फिर इन्वेस्ट करना है, तो आप आज से ही उसके लिए प्लान करोगे कि आपको पर ईयर कितना पैसा इकट्ठा करना है जिससे 10 साल बाद आपको 30 लाख लगाना पड़े। तो ये जो प्लान करने का काम है वो भी हमारे डेप्रिसिएशन के बेस पे हो सकता है। यदि हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हर साल हमको कितना पैसा इकट्ठा करना होगा, कितना पैसा हमारे पास में होगा जिससे हम जिससे हम नई मशीन खरीद सकें। नेक्स्ट आता है हमारे पास में वैधानिक व्यवस्था की पूर्ति करना। देखिए डेप्रिसिएशन लगाना एक कानूनी व्यवस्था है। डेप्रिसिएशन से रिलेटेड हमारे पास में अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने हुए हैं। हम जो लेखा मानक है उनके आधार पर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो जो वैधानिक व्यवस्थाएं हैं, जैसे आप डिविडेंड पॉलिसीज वगैरह है, उनके लिए भी आपको डेप्रिसिएशन लगाना जरूरी होता है। आयकर में बचत है, देखिए इनकम टैक्स में आपको सेविंग हो जाती है। इनकम टैक्स में सेविंग कैसे होती है, तो यदि आपने डेप्रिसिएशन नहीं लगाया है तो इस कंडीशन में आपके प्रॉफिट बढ़े हुए नजर आएंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन हम कैश पेमेंट तो करते नहीं है, वो तो आपको किसी को पे करना नहीं है, वो तो आपको सिर्फ अपनी बुक में मेंटेन करना है। तो जब आपने डेप्रिसिएशन नहीं लगाया है उस कंडीशन में आपका प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा। जब प्रॉफिट बढ़ा हुआ है तो टैक्स भी ज्यादा देना पड़ता है, क्योंकि टैक्स लगता है वो एटलीस्ट प्रॉफिट पे लगता है। तो जब आपका प्रॉफिट ज्यादा है उस कंडीशन में आपका टैक्स भी ज्यादा होगा। तो टैक्स ज्यादा है, हम उस टैक्स को बचाने के लिए, कम करने के लिए डेप्रिसिएशन लगाते हैं और एक प्रकार से कंपलसरी होता है। तो ये कुछ थे डेप्रिसिएशन के कारण कुछ आवश्यकताएं हैं। इससे आगे हम समझते हैं, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा हमने आपके सामने 4 शब्द लिखे हैं। सबसे पहला है संपत्ति की लागत, दूसरा आता है अवशिष्ट मूल्य जिसको आप अवशेष मूल्य भी कहते हैं, नेक्स्ट आता है अप्रचलन और आगे लिखा उपयोगी जीवन काल। देखिए हम फर्स्ट वर्ड यूज करते हैं संपत्ति की मूल लागत जिसको ओरिजिनल कॉस्ट कहते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट। देखिए ओरिजिनल कॉस्ट क्या होता है, किसे कहते हैं, तो जब किसी संपत्ति को जिस स्थान से खरीदा जाता है वहां से उसकी स्थापना तक, समझिएगा
आपकी संपत्ति जहां से खरीदी है वहां से उसकी स्थापना तक, ये खरीदा गया और यहां स्थापना तक जितने खर्च होते हैं, इस बीच जितना खर्च होगा वो सभी आपकी लागत कहलाएगी। आपने जहां से खरीदा है, मान लीजिए आप एक कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो, एक मशीन लगाना चाहते हो, आपने मशीन खरीदी मुंबई से, आप मुंबई या चेन्नई से कोई मशीन खरीद रहे हो, आपकी कंपनी आप लगा रहे हो उदयपुर में है, तो आपको यहां से लगाकर यहां तक, मुंबई से लगाकर उदयपुर तक, न केवल उदयपुर, आप जिस स्थान पर लगाना चाहते हो, जहां उसकी स्थापना करना चाहते हो, क्योंकि कोई भी संपत्ति है उसे आपको स्टेबल करनी होती है, इंस्टॉल करनी होती है। बिना इंस्टॉल के कोई संपत्ति यूज करने लायक भी नहीं रहती है। जैसे मान लीजिए आप एक पंखा खरीद के लाए, सीलिंग फैन जो कहते हैं, आप मार्केट से आपने एक पंखा खरीद लिया, अब वो जो पंखा एक बॉक्स में पैक होता है, आप घर लेके आ गए, डायरेक्टली आप उसका यूज नहीं कर सकते। कैसे करोगे? जब तक उसको खोल के तैयार करके आपको उसको लगाना पड़ेगा, तब जाके वो यूज करने लायक रहता है। तो कोई भी संपत्ति है, आप उसे एक प्रकार से इंस्टॉल करनी होती है, आपको उसको स्थापित करनी होती है। तो जब किसी संपत्ति को स्थापित करने से पहले जितना खर्च कर रहे हो, वो उसकी मूल लागत कहलाती है, उसकी स्थायी लागत कहलाती है। तो पहला पॉइंट आपको स्थायी लागत या मूल लागत याद करना है कि मूल लागत होती क्या है। मूल लागत का मीन्स जब किसी संपत्ति को खरीदने से लगाकर उसके स्थापना तक, जिस स्थान से खरीदा है वहां से लगाकर उसकी स्थापना तक जितना खर्च किया जाता है, वो सारी उसकी मूल लागत कहलाएगी। एनी डाउट? मूल लागत समझ में आ गई आप लोगों को? मूल लागत क्या कहोगे, किसे कहोगे? तो जिस स्थान से आपने खरीदी है, मान लीजिए हम एक एग्जांपल समझते हैं कि आपने एक मशीन 1 लाख रुपए में खरीदी, जिस पर भाड़ा 20,000 व स्थापना व्यय 1,000 रुपए चुकाया। अब मुझे बताओगे कि आप इसमें ओरिजिनल कॉस्ट कितनी होगी। मैं इस पॉइंट को वापस एक बार पढ़ के सुना देता हूं कि एक मशीन 1 लाख रुपए में खरीदी, एक मशीन 1 लाख रुपए में खरीदी, जिस पर भाड़ा 20,000 रुपए दिया और उसकी स्थापना पर 1,000 रुपए खर्च किया है। संपत्ति की मूल लागत कितनी होगी? मैं आपसे ये प्रश्न कर रहा हूं, आप मुझे बताने की कोशिश कीजिएगा कि एक मशीन जिसको, वेरी नाइस, हेतल जी का आंसर है 1,21,000, बहुत ही सही आंसर है, क्योंकि 1 लाख में आपने खरीदी थी, आप 20,000 भाड़ा दे रहे हो, 1,000 रुपए स्थापना व्यय कर रहे हो, तो सब कुछ मिलाकर उसकी ओरिजिनल कॉस्ट हो गई 1,21,000। नेक्स्ट आता है अवशिष्ट मूल्य या अवशेष मूल्य, स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं इंग्लिश में, या साल्वेज वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू कहो या साल्वेज वैल्यू कहो, एक ही बात होती है। क्या होता है स्क्रैप वैल्यू? तो देखिएगा, कोई भी चीज आपने जब खरीदी है, उसका यूज करोगे, एक टाइम बाद वो यूज करने लायक नहीं रहती है। कोई भी संपत्ति, चाहे कैसी भी, कोई भी असेट क्यों नहीं हो, एक टाइम बाद वो यूज करने लायक नहीं रहती है। जब उस संपत्ति को आप यूज नहीं कर पा रहे हो और यदि आप उसे बेच रहे हो, तो बेचने के बाद भी कुछ उससे रिलेटेड पैसा आएगा, जिसको हम अवशेष कहते हैं, स्क्रैप कहते हैं, भंगार जिसको कहा जाता है। मान लीजिए आपने ये कुर्सी खरीदी है, आपने 5 साल तक यूज कर लिया, टूट गई, वो आज बैठने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी बेचोगे तो कुछ तो रिसीव होगा उससे, कुछ तो आपको प्राप्त होगा। जो आपको लास्ट में रिसीव होने वाला है, जो बिल्कुल ही वेस्ट मटेरियल है, स्क्रैप है, उससे भी जो रिसीव होगा उसी को कहते हैं हम अवशेष मूल्य, अवशिष्ट मूल्य, जिसकी वैल्यूएशन हम पहले से कर लेते हैं थोड़ा सा, कि इन फ्यूचर यदि हम देखते हैं 10 साल बाद यदि उसको हम बेचेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, वो पहले से थोड़ा सा सोच के रखते हैं, उसे हम बोलते हैं अवशेष मूल्य, अवशिष्ट मूल्य। थोड़ा सा आप सोचिएगा इस बारे में कि जो कोई संपत्ति आप लास्ट में, जब क्या हमने ये सोच लिया कि अब इससे कोई काम करने लायक नहीं है, अब उसे बेच रहे हैं, भंगार शब्द सुना होगा ना आपने, कबाड़ जिसको बोलते हैं, वेस्ट है, जो यूजलेस है, हमारे पास कहीं यूज करने लायक नहीं है, फिर आप बेच रहे हो तो कुछ पैसा आएगा ही आएगा। एक आता है अप्रचलन, 2 मिनट पहले भी हमने समझाया था।
अप्रचलन का मतलब होता है कि नई तकनीकी के कारण जो पुरानी संपत्ति अभी उपयोग में ले रहे हैं वो उपयोग में नहीं ली जाती है, उसे हम अप्रचलन कहते हैं। कहते हैं हम कि नई तकनीक के आविष्कार होने पर पुरानी संपत्ति उपयोग के लायक नहीं रह जाती है, उसी को बोलते हैं अप्रचलन। जो पुरानी संपत्ति है वो आपके यूज करने लायक नहीं बचती है, उसी को हम अप्रचलन कहेंगे। नेक्स्ट आता है उपयोगी जीवन काल। देखिए उपयोगी जीवन काल का मतलब हम ये जानते हैं कि आपके पास जो भी संपत्ति है उसका हम एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ टाइम देखते हैं। देखो हर किसी संपत्ति को या हर किसी के लिए हम एक फैक्चुअल या फिक्स टाइम तो नहीं बता सकते, लेकिन एक एस्टिमेट लगा सकते हैं, एक कल्पना कर सकते हैं कि ये संपत्ति कितने टाइम तक चलेगी, अनुमानित जिसको कहते हैं। अनुमान लगाते हैं कि मान लीजिए 4 साल, 5 साल, 10 साल, तो एक एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ टाइम होगी जिसके उस समय तक हमें एक प्रोविजन करना होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसके साथ अब हम इसका ट्रीटमेंट समझते हैं कि लेखांकन कैसे करेंगे मूल्यह्रास का। मूल्यह्रास का लेखांकन किस प्रकार से किया जाता है वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, उसके बाद हम मूल्यह्रास की मूल्यांकन करेंगे। देखिए आपको इस टॉपिक के अंदर दो चीजें समझनी है। पहला पॉइंट मूल्यह्रास का लेखांकन, दूसरा पॉइंट आता है मूल्यह्रास का मूल्यांकन। लेखांकन और मूल्यांकन अलग अलग होता है। मूल्यांकन का मतलब वैल्यूएशन, हाउ टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन, एंड सेकंड पॉइंट इज हाउ टू ट्रीटमेंट ऑफ द डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को लेखा कैसे करना है और उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, वो दोनों ही चीजें आपको इस टॉपिक के अंदर समझना होगा, जिसमें पहला पॉइंट समझते हैं लेखांकन, मूल्यह्रास का लेखांकन। देखिए पहला पॉइंट आता है जब मूल्यह्रास संपत्ति से चार्ज किया जाए। संपत्ति से मीन्स आपके असेस्ट से वैल्यू कैलकुलेट की जाती है डेप्रिसिएशन की, तब आपको कैसे काम करना है। और जब आप मूल्यह्रास के लिए प्रोविजन बनाते हैं, एक सेकंड पॉइंट और है प्रोविजन बनाना। मूल्यह्रास के लिए आयोजन बनाया जाए। ये क्या होता है आयोजन, वो 2 मिनट बाद समझेंगे। फिलहाल हम इस पॉइंट को थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि जब आप अपना मूल्यह्रास संपत्ति से चार्ज करते हो, संपत्ति से चार्ज करने का मतलब जो भी आपका डेप्रिसिएशन लगा है वो हम असेस्ट से लेते हैं, उस कंडीशन में आपको एंट्री करनी है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेस्ट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट। देखो डेप्रिसिएशन हमारे लिए खर्च होता है, लॉस होता है। डेप्रिसिएशन को आपके लिए एक प्रकार से खर्चा माना है, लॉस माना है, इसीलिए आप डेप्रिसिएशन डेबिट करोगे और टू असेस्ट, असेस्ट क्रेडिट करने से आपका वैल्यू डाउन मानी जाती है, असेस्ट की वैल्यू डाउन होगी, इसीलिए आपको उसको क्रेडिट करना है। तो हमारे लिए एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन टू असेस्ट। ये एंड ऑफ द ईयर होता है, जैसे ही आपका साल पूरा हो जाएगा आप एंट्री करोगे डेप्रिसिएशन टू असेस्ट। उसके बाद इस डेप्रिसिएशन को आप प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करोगे। हमारे पास एक फाइनल अकाउंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंट्री करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। ये दोनों आपको कॉमन एंट्रियां करनी है। उसके साथ अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्रोविजन का। इनके लिए आपको अकाउंट कैसे मेंटेन करना है या किससे एंट्रियां करने हम आगे न्यूमेरिकल समझकर करेंगे। फिलहाल हम थोड़ा सा समझ लेते हैं प्रोविजन क्या होता है। देखिए प्रोविजन, हमारे पास कुछ अलग अलग वर्ड होते हैं। प्रोविजन, रिजर्व, प्रोविजन को हिंदी में बोलता है आयोजन और रिजर्व को बोलते हैं संचय। ये दोनों ही टॉपिक आपको आगे जाके टॉपिक में पढ़ने पड़ेंगे, आगे वाले चैप्टर में समझने होंगे। यहाँ से इनको हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, इन फ्यूचर भी काम की चीजें हैं। पहले बात करते हैं प्रोविजन के लिए। देखो एक शब्द मैं आपके बोर्ड पे लिख रहा हूं, उसको आप पढ़कर समझना। मुझे एक बात बताओ, इसको कौन नहीं जानता है? बचत, सेविंग जिसको कहते हैं। क्या होती है सेविंग? क्या आप लोग जानते हो सेविंग के बारे में? यस या नो में आंसर चाहिए मुझे
यदि आप जानते हो तो हाँ, और नहीं जानते हो तो ना लिख के मुझे भेजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको किस तरह से पढ़ाना है। यस, वेरी नाइस। देखिए सेविंग, पहले मैं बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिएगा। यदि आप यही जानते हो तो फिर आप मुझे आंसर दीजिएगा यस या नो में। सेविंग का अर्थ होता है कि जितनी आय है, जितना पैसा आपने कमाया है, उसमें से खर्च करने के बाद कुछ पैसा बचा के रखना, उसी को बचत कहते हैं। क्या आप यही जानते हो? आपकी आय में से खर्च को भुगतान करने के बाद कुछ पैसा बचा के रखना, उसे को हम बोलते हैं बचत, सेविंग। क्या आप ये जानते हो? मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं, आप जब तक आंसर नहीं दोगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। वेरी नाइस। चलिए, तो आप भी यही जानते हो जो मैं बता रहा था, कि हमने जितना पैसा कमाया है उसमें से कुछ खर्च करते हैं अपन। खर्चा करने के बाद जो पैसा बचेगा उसी को हम सेविंग कहते हैं। सेविंग क्यों करते हैं? एक व्यक्ति सेविंग क्यों करता है? क्या आप जानते हो सेविंग क्यों की जाती है? एक वर्ड में इसका आंसर चाहिए मुझे, आप लिख के बता दीजिएगा कि क्या कारण है। ज़्यादा डीप हम नहीं जाना चाहेंगे, हमें जो बेसिक मीनिंग होता है वही जानना है कि क्या मेजर रीजन होता है। बहुत बढ़िया, खुशबू जी ने आंसर दिया, फॉर फ्यूचर प्लानिंग। बहुत ही सही आंसर है कि फ्यूचर के लिए हमको सेविंग करना होता है, कि हमारे भविष्य में जो अनसर्टेनिटी रहती है, जो अनिश्चितताएं हैं, जिसके कारण हमें डर रहता है। हर व्यक्ति मन में एक डर पाल के जीता है कि भविष्य में क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। आज जिस पोजीशन पर हम काम कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि कल भी उसी स्थिति में हम रहे, ये नहीं कह सकते हैं। ये हमारे पास में पहले से कोई श्योरिटी नहीं है कि आज जिस स्तर पर आप काम कर रहे हो, जिस लेवल पर आप काम कर रहे हो, इन फ्यूचर भी वही रहेगा। तो हमें अपने फ्यूचर के लिए कुछ बचा के रखना होगा। जिस तरह से आज आप कमा रहे हो, आज आपके पास पैसा है, वही पैसा हमको आगे के लिए भी सेव करके रखना होता है, उसी को हम सेविंग कहते हैं। और सेविंग करने के दो तरीके हैं। ये जो दो मैंने लिखे हैं, दोनों ही सेविंग है, चाहे वो प्रोविजन हो या रिजर्व हो, वो थोड़े अलग अलग भागों में हमने बांटा है। पहले बात करते हैं प्रोविजन की। प्रोविजन क्या होता है? तो इसके लिए मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, थोड़ा सा सुनिएगा, कि भविष्य की निश्चित हानियों के लिए, भविष्य की निश्चित हानि को पूरा करने के लिए धन का संग्रह करना प्रोविजन कहलाएगा। भविष्य की निश्चित हानि को, देखिए अपने व्यापार में कई ऐसे लॉस होते हैं जो पहले से हमें फिक्स पता होते हैं। पहले से हमें पता है कि ये हानि तो होने वाली ही है, उसके लिए जब आप पैसा इकट्ठा करोगे उसे कहोगे प्रोविजन। भविष्य की निश्चित हानि को पूरा करने के लिए धन का संग्रह करना आयोजन कहलाएगा, प्रावधान कहलाएगा, प्रोविजन कहलाता है। और यदि हम ये बात करते हैं रिजर्व के बारे में, तो रिजर्व का मीन्स होता है कि भविष्य की अनिश्चित हानियां या फिर संगठन या संस्था की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए जो पैसा इकट्ठा किया जाता है। देखिए प्रोविजन मीन्स आपके पास पहले से फिक्स लॉस है, हमें पता है ये फिक्स खर्चा है, उसके लिए जो पैसा इकट्ठा करोगे वो तो होता है प्रोविजन। और जब हम अपनी फाइनेंशियली पोजीशन स्ट्रांग करने के लिए करते हैं कि हमारे पास इन फ्यूचर पैसा हम कहीं पर भी यूज कर सके, कहीं ऐसे कुछ अवसर होंगे, मतलब कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, उसको पूरा करने के लिए पैसा चाहिए, तो उसके लिए हम रिजर्व करते हैं। तो हमारे यहाँ डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन होता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक निश्चित हानि है। आज आपने संपत्ति खरीदी है, 1 साल बाद उसकी वैल्यू डाउन होगी, मीन्स होगी, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं लगता है। आपको पता है आपने आज जो संपत्ति लगाई है, 1 साल बाद उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी, ये कंपलसरी है। आपने जो आज संपत्ति लगाई है, आज से 4 साल बाद उसे बदलना होगा, ये कंपलसरी है। तो ये जो निश्चित हानि है उसके लिए हम पैसा इकट्ठा करते हैं, उसे बोलते हैं प्रोविजन। तो आप यहाँ पे ट्रीटमेंट एज ए 2 टाइप करते हो। पहला डायरेक्ट असिस्ट से पैसा लेते हो, उसे बोलते हो डेप्रिसिएशन टू असिस्ट, एंड पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, यहाँ डेप्रिसिएशन को लॉस मानते हैं। और सेकंड कंडीशन में आप प्रोविजन बनाते हो, प्रोविजन बनाओगे उस समय आपको डेप्रिसिएशन प्रोविजन से चार्ज करना होगा, और वही जो प्रोविजन है वो आपको पीएनएल से बनाना होगा। तो ये कुछ ट्रीटमेंट करने का तरीका था। आपको आज ये जितना चीज मैंने बताया है, कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को देखकर कॉपी में नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि जितना आप उससे खुद से करोगे उतना आप लोगों के लिए बेनिफिट है। हम अपनी अगली क्लास में वैल्यूएशन के साथ इसको एज ए उसका न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे,
तो आज आपको यहाँ तक सारी चीज़ें रीडिंग लगानी है, बुक से भी पढ़ना है। मैं आपको बुक से कुछ पढ़ने के लिए कह देता हूँ, आप एक बार रीडिंग लगाइएगा, नहीं समझ में आया तो आप मुझे बताइएगा। आपके पास ये वाली बुक होगी, जनरली एनसीईआरटी की बुक है, आपकी बुक का 7 नंबर चैप्टर है। मैं आपको बुक का पेज नंबर बता रहा हूँ, वहाँ से आपको कुछ चीज़ें थोड़ी सी रीडिंग लगानी है और समझने की कोशिश करनी है। देखिए बेटा, आपको पढ़ना जरूरी है, जहाँ से जैसी भी स्थिति बनती है वैसा आपको ट्राई करना है, और ये कुछ ऐसे चैप्टर है जो आपको इन फ्यूचर भी काम आने वाले हैं। आपके पेज नंबर है 256। 256 पर आपको डेप्रिसिएशन का मीनिंग दे रखा है, साथ में यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 लिखा हुआ, लेखा मानक 6, इसकी पूरी रीडिंग लगाओगे। बुक पे है 257 पे पेज नंबर पे है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पूरा एक बार रीडिंग लगाओगे, उसमें क्या लिखा है, कौन सा पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। साथ में आगे आपको 258 259 पे कुछ थियरिकल पॉइंट दे रखे हैं, उन्हें एक बार पूरा रीडिंग लगाना है। जो पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा है उन्हें आप टिक करके कल हमें आप बताओगे, हम कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। साथ में आपको इस चैप्टर को स्टार्ट से अच्छे ढंग से तैयार करना है, कुछ चीज़ें नोट्स में भी लिखना भी है, समझना भी है, और इसके न्यूमेरिकल हमें कल से ट्राई करेंगे। तो इसके यहाँ तक आपको सारा चीज़ें तैयार करना है ताकि हम आगे वाला पॉइंट सही ढंग से समझा सकें। ठीक, धन्यवाद।